प्रक्रिया में सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नज़र रखी जाएगी। उच्च शिक्षा में परिवर्तन स्नातक 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है। स्नातक को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। स्नातक को 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम के विषयों में विविधता होगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 1 या 2 साल की पढ़ाई करनी होगी। उच्च शिक्षा में बहुस्तरीय एवं निकासी व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत यदि विद्यार्थी चाहे तो वह 1 सेमेस्टर 1 साल में 1 साल 2 साल और इसके बाद पढ़ाई छोड़ सकता है। विद्यार्थी को 1 साल की पढ़ाई पर सर्टिफिकेट के 2 साल की पढ़ाई पर करने पर डिप्लोमा और 4 साल की पढ़ाई करने पर डिग्री दी जाएगी। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल कोर्सेज को खत्म कर दिया गया। 1986 में शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा अंग्रेजी भाषा में करनी पड़ती थी। 1986 की शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में करनी पड़ती थी, लेकिन अब त्रिभाषा फॉर्मूला के अंतर्गत हिंदी अंग्रेजी भाषाओं के अलावा 8 भारतीय भाषाओं में भी ई कोर्सेज किया जा सकेगा। विश्व के प्रमुख विश्वविद्यालय को भारत में अपनी शाखा स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। उन विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर नए कैंपस बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। साथ ही विद्यार्थियों को अपनी जड़ों से जुड़े रखने का भी प्रयास किया जाएगा। इलेक्ट्रिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित किया जाएगा। अनुसंधान संस्कृति अनुमान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। सभी भारतीय भाषाओं के लिए संरक्षण और विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए पाली, फारसी और प्राकृतिक भाषाओं के लिए अनुवाद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। प्रशासनिक व्यवस्था हो गया। 1986 की शिक्षा नीति के तहत अब तक उच्च शिक्षा में कोई नियामक कार्य कर रहे थे। इनमें से विश्वविद्यालय अनुवाद आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय वास्तुकला परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद आदि अलग अलग कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब नई शिक्षा नीति में विधि और चिकित्सा को छोड़कर बाकी पूर्व उच्च शिक्षा को एक ही नियामक के अंदर लाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मानव और संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। देखो, नई शिक्षा नीति नई जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में 61.8% जनसंख्या साक्षर है और साक्षरता की दृष्टि से बिहार देश में अंतिम पायदान पर 35वें स्थान पर रहा है। रोहतास 73.5% के आधार पर सबसे ऊपर है। रोहतास में पुरुष 82.9 और 63% महिलाएं साक्षर हैं। पुरुष और महिला साक्षरता में भी रोहतास सबसे ऊपर है। पूर्णिया 51.1% के आधार पर अंतिम पायदान पर है। सहरसा 41.7% महिलाएं साक्षर हैं। इस तरह महिला साक्षर के मामले में सबसे पीछे है सहरसा। 1975 में वयस्क शिक्षा हेतु परियोजना आधारित कार्यक्रम लाया गया है तथा 1988 में केंद्रीय सहायता से साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ है। साक्षरता मिशन कार्यक्रम 1990-91 में मुजफ्फरपुर में प्रारंभ किया गया और साक्षरता कार्यक्रम में सहरसा, मधेपुरा और मधुबनी को भी 1991-92 में शामिल कर लिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जुलाई 2020 को जारी किया। इससे पहले 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में शिक्षा नीति में कुछ संशोधन किया गया था। 1968 से 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। ठीक है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार किया था। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने नई शिक्षा नीति के संबंध में कहा है कि हम एक ऐसी नीति निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारी समझ में शैक्षणिक परिदृश्य को परिवर्तित कर देगी ताकि हम युवाओं को वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर सकें। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर देश की जीडीपी में 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा की नीति नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पहले जो 10.2 की परंपरा थी उसे खत्म कर दिया गया है। 10+2 की जगह 5+3+3+4 के मुताबिक स्कूली पाठ्यक्रम होगा। 5+3+3+4 का मतलब क्या है? 5 साल तक के बालक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के तहत बाल प्रारंभ में प्री स्कूल की शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसके बाद कक्षा 1 और 2 में ये बाल शिक्षा प्राप्त करेंगे। प्री स्कूल से शिक्षा 2 तक की पढ़ाई मिलकर 5 साल उसके पूरे हो जाएंगे। इसके बाद कक्षा 3 से 5 के 3 साल शामिल होंगे। इसके बाद 3 साल का मिडिल एज यानी कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा चौथे स्टेज में कक्षा 9 से 12वीं और 4 साल की होगी। पहले जहाँ 11वीं कक्षा से विषय चुनने की आज़ादी थी वहीं अब 9वीं कक्षा से ही रहेगी। शिक्षा के माध्यम के रूप में 1ली से 5वीं तक मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा। 6ठी कक्षा के बाद से ही व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत कर दी जाएगी।
और 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी। 9वीं से लेकर 9 3 12 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी और साल में 2 बार बोर्ड की परीक्षा होगी। बोर्ड परीक्षा रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पर आधारित होगी। बोर्ड की परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ और विषय आधारित विषय में हो सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा और विषय पर आधारित भी होगा। सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की प्रगति पर पूरी नजर रखी जाएगी। अब स्वास्थ्य में देखते हैं, जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित है। ठीक है ना, जीवन की सफलता स्वास्थ्य पर आधारित है और जीवन के लिए सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य है, क्योंकि स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ विचार का वास होता है और इसलिए कहा गया है कि स्वास्थ्य ही धन है। यदि व्यक्ति स्वस्थ न हो तो उसके लिए दुनिया की हर खुशी निरर्थक हो जाती है। अच्छा स्वास्थ्य न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार के और समाज और राज्य के और देश के लिए भी बहुत अहमियत रखता है। परंतु शरीर है तो लोग कष्ट आदि तो होंगे ही, कष्ट आदि तो होंगे ही। इसलिए बिहार सरकार तथा निजी संस्थान की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं के लिए व्यवस्था की गई है। लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार बिहार सरकार के सामाजिक विकास कार्यक्रम के लिए जोर देने के प्रमुख क्षेत्र है। इसकी प्राप्ति आबादी के सर्वाधिक सुविधा वंचित तबकों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और पोषण संबंधी सेवाओं की उपलब्धता और उनके उपयोग में सुधार के लिए जरिए हो सकेगी। बिहार में निवारक प्रिवेंटिव और व्याधि शामक क्यूरेटिव दोनों प्रकार की सेवाओं में मुख्य भूमिका निभाता है। निवारक देखरेख में आहार, स्वच्छता और वातावरण और स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता है आदि शामिल है। दूसरी ओर व्याधि शामक देखरेख में सफलतापूर्वक रोग मुक्ति सुनिश्चित करने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता शामिल है। बिहार में जनसंख्या संबंधी पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित त्रिस्तरीय लोक व्यवस्था आदि संरचनाएं विकसित की गई हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC, उप केंद्र अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र APHC और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC। स्वास्थ्य अधिसंरचना का प्राथमिक स्तर है। उप जिला और जिला स्तरीय अस्पताल। स्वास्थ्य की देखरेख की सुविधा शहरों में कराई गई है। अभी राज्य में 36 जिला अस्पताल है और 67 रेफरल अस्पताल हैं और 54 अनुमंडल अस्पताल है और 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 9,949 उप केंद्र और 1393 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। अंतिम ही श्रेणियों वाले स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या निम्न है, 11,875 हो जाती है। इसी प्रकार राज्य में प्रति लाख आबादी पर लगभग 114 स्वास्थ्य केंद्र हैं। बिहार में रोगों की प्रधानता तीव्र विसूचिता के आधार पर है, जैसे कि वायरस, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ज्वर, तीव्र सांस संक्रमण, न्यूमोनिया, कुत्ता काटना आदि खास रोग हैं। स्वास्थ्य संबंधी सूचक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट 2013 जिसके सूचकांक महबूबुल हक और इंगे कॉल ने विकसित किया था। मानव विकास रिपोर्ट 3 संकेतकों शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर को मिलाकर विकास को मापती है। इन तीनों संकेतकों में समग्र रूप से मानव विकास सूचकांक यानी HDI में बदल दिया जाता है। स्वास्थ्य मानव विकास सूचकांक में जन्म घटक की GDP प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है और इसकी गणना न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 83 साल के आधार पर की जाती है। जन्मकालीन जीवन संभावना लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति का एक संवेदनशील सूचक होती है और यह एक मानव विकास सूचकांक है। भारत मध्यम मानव विकास सूची के अंतर्गत है। इसके ऊपर अति उच्च मानव विकास तथा उच्च विकास की सूची है। भारत ने अपना मानव विकास सूचक जो 1975 में 0.406 था उन्नत कर 0.586 कर लिया है। जन्मकालीन जीवन संभावना के अलावा स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य चुनिंदा सूचकों के अतुलनीय आंकड़े भी मौजूद हैं। यह असंशोधित जन्म दर CBR, शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर और CMR 5 वर्ष की पूर्व मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर NMR, जन्मकालीन मृत्यु दर CMR और कुल प्रजनन दर TFR। अशोधित जन्म दर वर्ष 2016 में बिहार का आंकड़ा 26.8 और भारत का 20.4 था, जिसके कारण दोनों के बीच 6.4% अंकों का फासला था। शिशु मृत्यु दर 2013 में 42 से काफी घटकर 2016 में 38 रह गई और बाल मृत्यु दर बिहार में 2013 में 11 से थोड़ा घटकर 2016 में 10 रह गया। कुल प्रजनन दर बिहार में गिरावट आई है और 2013-14 में 3.4 बच्चे प्रति महिला में 2003.3 रह गया था। नवजात मृत्यु दर 2016 के बीच बिहार में सिर्फ 1 की गिरावट आई है, जबकि संपूर्ण भारत पर 4 की गिरावट आई है। प्रतिरक्षण
स्वास्थ्य सेवाओं का एक महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रतिरक्षण है। प्रतिरक्षण का आच्छादन। प्रतिरक्षण कार्यक्रम के तहत बीसीजी, ओरल पोलियो वैक्सीन और डीपीटी और मीजल्स वैक्सीन शामिल होता है। अधिकांश मामले में बच्चे उन रोगों के कारण मरते हैं जिनकी रोकथाम प्रतिरक्षक के लिए संभवतः है। बिहार में सर्वव्यापी प्रतिरक्षण के मामले में प्रगति की है। बिहार ने टीबी के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण हासिल कर लिया है। अन्य घटकों के मामले में पूर्ण प्रतिरक्षण के स्तर तक पहुंचना अभी बाकी है। समेकित बाल विकास योजना। समेकित बाल विकास योजना 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए समेकित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने वाली एक समग्रतामूलक योजना है। योजना का शुभारंभ 1975 में बच्चों के समुचित शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। योजना के लक्ष्य समूह और बच्चे और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को कार्यक्रम के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी सेवाओं के प्रतिरक्षण, पूरक और पोषाहार और स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं और पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा और विश्वविद्यालय और विद्यालय पूर्व शिक्षा शामिल है। देखो, डिजिटल विघटित टीकाकरण। इसके अंतर्गत बचपन में होने वाली बीमारियों में ऐसी जानलेवा बीमारी है जिनमें नियमित टीकाकरण द्वारा बचाव संभव है। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष। कैंसर, हृदय रोग और ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, एड्स, टोटल हिप अथवा नी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी और मेजर वाल्कुलर सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से ग्रसित रोगियों के लिए जिनका प्रतिवर्ष आय 1 लाख रुपए से कम है, उन्हें मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मधुमेह कार्यक्रम। मधुमेह की रोकथाम के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना। कालाजार रोग से ग्रसित रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की दिशा में भर्ती अवधि के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम। राष्ट्रीय अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का आरंभ 1976 में किया गया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं स्कूली बच्चे का नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम चलाया जाता है। परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य संघ उपकेंद्रों, प्राथमिक केंद्रों और शहरी परिवार कल्याण केंद्रों, अनुमंडल अस्पतालों और सदर अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाया जाता है। मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रम। राज्य में मातृत्व मृत्यु अनुपात में बेहतरी लाने के उद्देश्य से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम। मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सभी चिकित्सा केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाते हैं। डीडीटी का छिड़काव किया जाता है। उपरोक्त स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अतिरिक्त फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय घेघा नियंत्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य चेतना और कार्यक्रम आदि भी चलाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बनी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में कई संशोधन कर 2002 में एक नई स्वास्थ्य नीति बनाई गई है। इस नीति में गंभीर रोगों की श्रेणी में क्षय रोगी, मलेरिया, दृष्टिहीनता जैसे रोगों तथा नए उभरते रोगों की श्रेणी में एड्स पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। इस स्वास्थ्य नीति में राज्य सरकारों की सहभागिता से राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करने में केंद्रीय सरकार की मुख्य भूमिका की बात सोची गई है। विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली के माध्यम से केंद्र सरकार के वित्त पोषण के अंतर्गत कुछ अनिवार्य औषधियों को प्रदान करके प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने का विचार किया गया है। अल्पसिंचित क्षेत्रों में प्रशिक्षित चिकित्सकीय कार्मिक शक्ति प्रदान करने के उद्देश्य से संविदात्मक आधार पर नियुक्तियां करने के लिए राज्यों के द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं और नियमों को सरल बनाने की आवश्यकता को भी स्वीकार किया गया। 2005 तक कुष्ठ उन्मूलन के लिए योजना बनाई गई थी जो सफल रही है। पूर्व में प्रति 10,000 व्यक्तियों पर 52.7% रोगी थे, वे घटकर 8.2 पर आ गई है। बिहार में पोलियो केस के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर बना रहता था। पुनः टीकाकरण और मुस्कान अभियान चलाने के बाद पोलियो के नए मरीज की संख्या में तेजी से गिरावट दर्ज की गई। आयुष्मान भारत योजना। यह योजना स्वास्थ्य देखरेख और उद्योग के रूपांतरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। आयुष्मान भारत कार्यक्रम भारतीय जनता के असुरक्षित हिस्से के लिए सरकार की एक बड़ी नीतिगत पहल है। इस कार्यक्रम के तहत केंद्र सरकार ने 10 करोड़ गरीब बीपीएल परिवारों के आच्छादन का निर्णय लिया है, जिसका अर्थ है द्वितीय तृतीय देखरेख हेतु अस्पताल में भर्ती होने के लिए लगभग 50 करोड़ गरीब बीपीएल लाभार्थियों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार का बीमा उपलब्ध कराना है। इसका मूल लक्ष्य देश में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्वास्थ्य देखरेख को मजबूत बनाना है। योजना के कुछ उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार हैं, जैसे योजना के लाभ पूरे देश में जाकर लिए जा सकते हैं और योजना के तहत आच्छादित किसी लाभार्थी को देश के किसी भी सूचीबद्ध सार्वजनिक या निजी अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज कराने की इजाजत होगी।
यही हकदारी आधारित योजना है जिसमें हकदारी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के डेटाबेस में उल्लेख के अनुसार वंचित होने के मापदंड के आधार पर तय की जाती है। खर्च पर नियंत्रण के लिए इलाज का भुगतान पैकेज के दर के आधार पर किया जाएगा, जिससे सरकार द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत का केंद्रीय सिद्धांत सहकारी संघवाद और राज्यों के लिए लचीलापन, नीतिगत निर्देश देने और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करने के लिए शीर्ष स्तर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता वाले आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन के गठन का प्रस्ताव है। योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को राज्य स्वास्थ्य अभिकरण गठित करना होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य स्वास्थ्य अभिकरण के पास धनराशि समय से पहुंचे, केंद्र सरकार से राज्य स्वास्थ्य अभिकरण को धनराशि का अंतरण सीधा इसके अकाउंट में के जरिए किया जा सकता है। नीति आयोग की साझेदारी में सूचना प्रौद्योगिकी का एक सशक्त प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा, जिसके जरिए कागज रहित और नकद रहित लेन देन की जाएगी। स्वास्थ्य रोड मैप, देखो स्वास्थ्य रोड मैप हो गया तो राज्य में शिशु मृत्यु दर और मातृत्व मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर को राष्ट्रीय औसत से बेहतर करने की योजना है। कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए विशेष कार्यक्रम है। टीकाकरण करने के लिए मुस्कान एक अभियान कार्यक्रम, एलोपैथी के साथ साथ आयुष विद्या संबंधी दवाओं का वितरण, पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम और ट्रामा सेंटरों के साथ राज्य में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना, निजी क्षेत्र में मेडिकल लगाने की सुविधा। उद्योग एवं औद्योगिक विकास, उद्योग एवं औद्योगिक विकास हो गया। उद्योग शब्द का अभिप्राय किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य से है। इसमें मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर सम्मिलित की जाती हैं जो लाभप्रद होती हैं। इस प्रक्रम में कच्चे पदार्थों के स्वरूप को बदलकर अधिक उपयुक्त बनाया गया है। उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री और शारीरिक अथवा यांत्रिक गतिविधियों द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार और विशेष गुण धर्म वाली वस्तु में परिणत करना है। किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास उस क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय संसाधन अथवा कच्ची सामग्री और शक्ति के साधन और यातायात और सघन और कुशल श्रमिक और प्रौद्योगिकी उपलब्ध पूंजी पर निर्भर करता है, जिसका बिहार में अभाव है। इस कारण बिहार में देश का सबसे कम उद्योग पाया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार देश का मुख्य औद्योगिक राज्य था। स्वतंत्रता के समय राज्य में 455 कारखाना स्थापित थे, परंतु असमान औद्योगिक संरचना के कारण उद्योग के मामले में बिहार पिछड़ता चला गया। उद्योग के मामले में बिहार का स्थान 1951 में चौथा था। ये 1990 के आगे पीछे 8वें स्थान पर खिसक गया। 15 नवंबर 2000 को बिहार में 46% दक्षिणी भाग को काटकर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इससे बिहार उद्योग के मामले में नगण्य सा हो गया, क्योंकि बिहार का अधिकांश उद्योग झारखंड क्षेत्र में स्थापित हो गया। कुछ जर्जर और बीमार उद्योग को छोड़कर बिहार पूरी तरह कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था बन गया। राज्य का कृषि क्षेत्र भी जनसंख्या अधिकार कमजोर और सिंचाई का असमान वितरण और सूखा, बाढ़ आदि से ग्रसित है। इस समस्या का टिकाऊ समाधान राज्य के लिए तेज औद्योगिकरण है। बिहार औद्योगिक नीति 2006, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के 46% दक्षिणी भूभाग को काटकर झारखंड राज्य बनाया गया। बिहार विभाजन के पश्चात अधिकांश महत्वपूर्ण खनिज एवं खनन क्षेत्र झारखंड राज्य में चले गए। बिहार के विभाजन में सबसे अधिक विवादित पहलू आर्थिक समस्याएं हैं। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार के सुअवसर के घटने से बिहार में अर्ध और पूर्ण बेरोजगारी बढ़ गई है, इसलिए औद्योगिक विकास दर पर ध्यान दिया जाने लगा है। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन दूर करने के लिए 2030 में ईरानी समिति की सिफारिश के आधार पर नई औद्योगिक नीति 2003 तैयार की गई थी। फिर भी औद्योगिक विकास में अनेक कठिनाइयां विद्यमान रही। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने नई प्रौद्योगिक नीति प्रोत्साहन नीति 2006 बनाया और नए बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 1 अप्रैल 2006 से 5 वर्ष के लिए लागू की गई थी, जो 31 दिसंबर 2011 तक रही। बिहार के विद्यमान उद्योगों को पुनर्जीवित और विस्तारण के उद्देश्य से औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत राज्य में आंतरिक और देश के बाहर से निवेश को आकर्षित करने हेतु यह आवश्यक हो गया कि एक नई औद्योगिक नीति बनाई जाए। इसी आधार पर बिहार की औद्योगिक नीति 2011 तैयार की गई। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2011 के अंतर्गत उत्पादन के पूर्व स्टंप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में 100% छूट, औद्योगिक इकाइयों को पूंजीगत अनुदान और वैट की 80% पूर्ति की राशि में प्रवेश कर को सम्मिलित किए जाने और कार्यरत होटलों का लग्जरी टैक्स को प्रतिपूर्ति और कैप्टिव पावर जनरेशन डीजल जनरेटिंग सेट पर विद्यमान इकाइयों में प्रोत्साहन और गैर परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन पर अनुदान, परियोजना प्रतिवेदन बनाने पर हुए व्यय
के प्रतिपूर्ति, तकनीकी जानकारी शुल्क और गुणवत्ता प्रमाण पत्र, छूट और विद्युत शुल्क आदि पर अनुदान, छूट आदि कई प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया। बिहार की कुल जनसंख्या का 88.7% जनसंख्या गांवों में निवास करती है, जो पूरी तरह से कृषि और उसके सहवर्ती कामों पर निर्भर है, जो प्राथमिक काश्त है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। कृषि उद्योग प्रगति के दो पहिए होते हैं। कृषि और उद्योग प्रगति के दो पहिए होते हैं जो एक दूसरे को बल देते हैं। इसलिए पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में लघु एवं कुटीर उद्योग का व्यापक महत्व हो जाता है। अति लघु, लघु और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के द्वारा इन उद्योगों के लिए दी गई परिभाषा है। विनिर्माण क्षेत्र के लघु उद्योग को देखो तो मध्यम दर्जे के उद्योग है 5 से 10 करोड़ रुपए के बीच लागत वाले उद्योग को कहते हैं। लघु दर्जे का उद्योग हो गया 25 लाख से 5 करोड़ के बीच। अति लघु दर्जा हो गया 25 लाख से कम वाले उद्योग। तो सेवा क्षेत्र के लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग 2 से 5 करोड़ रुपए तक की उद्योग। लघु दर्जे के उद्योग 10 से 20 करोड़ समय के बीच लागत वाले उद्योग को कहते हैं। अति लघु 19 लाख रुपए तक वाली पूंजी उद्योग को कहते हैं। अति लघु और मध्यम उद्योग का देश के कुल विनियमित उत्पादन में लगभग 45% और निर्यात में लगभग 40% हिस्सा है। बिहार में कृषि आधारित कारखाने 1126, गैर कृषि आधारित कारखाने 3232 है। नई उद्योग 2 है और शेष 194% सेवा क्षेत्र की इकाइयों का है। बिहार में अति लघु 2991, लघु 131 और मध्यम 11 उद्योग स्थापित है। कुल 3133 है। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016। बिहार में औद्योगिक विकास करने के लिए राज्य सरकार ने 15% वार्षिक औद्योगिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस नीति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधारभूत संरचना पर ध्यान केंद्रित करना है, तकनीकों पर विशेष बल देना है, कौशल विकास एवं असंतुलित क्षेत्रीय विकास राज्य के सभी क्षेत्रों तक पहुंचाना है। इसके लिए राज्य सरकार ने निवेश के वातावरण में सुधार हेतु राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को अपनाया गया है। बिहार में आने वाले निवेशकों में से के लाभों के लिए कई प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। साथ ही औद्योगिक विकास के लिए दृष्टि, रणनीति और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को भी औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के अंतर्गत रखा गया था। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के संकल्प दस्तावेज में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया है कि इस नीति के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति सहयोगी संरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और संशोधित ढांचा वाले सहायता पैकेज और संतुलित क्षेत्रीय विकास और अर्थात राज्य के सारे भौगोलिक क्षेत्रों को समान रूप से निवेश के लाभ उपलब्ध कराने पर जोर देने के साथ भावी विकास के मुख्य क्षेत्रों को प्राथमिकता देना है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020। बिहार के औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 को मजबूती प्रदान करने के लिए इसमें कुछ संशोधन के साथ बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 बनाई गई है। राज्य सरकार ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 मार्च 2025 तक लागू रहेगी। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 में 500 करोड़ रुपए की निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने वाले उद्योग को कई तरह की रियायतें और अनुदान दिए जाएंगे। बाहर से आए निवेशकों को 5 साल तक टैक्स में छूट देने का प्रावधान भी है। परिधान निर्माण, ईंट निर्माण, फर्नीचर, हस्तकला, चमड़ा उद्योग, खड़ी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को नई नीति के तहत प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा ई वाहन प्रोत्साहन क्षेत्र को भी नीति से जोड़ा जाएगा। सिंगल विंडो सिस्टम को सरल एवं कारगर बनाने तथा राज्य में औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट 2006 को निरसित कर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को लागू किया गया। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 राज्य में निवेश के लिए 10 क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। इसमें विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्र शामिल हैं। प्राथमिकता वाले वे उद्यम क्षेत्र कहाँ बहुत कम में भौतिक अधिसंरचना की जरूरत है। अति लघु, लघु और मध्यम इकाइयों को राज्य में बढ़ावा देने के लिए प्राथमिकता आधारित खरीद की नीति भी लागू की गई है। बिहार की औद्योगिक प्रोत्साहन निवेश नीति 2016 में कुछ संशोधन वर्ष 2017 में किया गया और 3 क्षेत्रों के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी संक्षमित सेवाएं और इलेक्ट्रिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण और खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र परिधान तथा चर्म अतिरिक्त वर्धित लाभों की घोषणा की गई। उद्योग की परिभाषा। निजी क्षेत्रों के उद्योग वे उद्योग जिनका स्वामित्व कुछ व्यक्ति और कंपनियों के पास होता है, निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग ऐसे उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य और केंद्र सरकार के किसी संगठन के पास होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। सहकारी उद्योग
वे उद्योग जिनका स्वामित्व और प्रबंधन बच्चे माल के उत्पादकों के हाथ में होता है तथा उद्योग को चलाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, सहकारी उद्योग कहलाते हैं। मिश्रित क्षेत्र के उद्योग, ये उद्योग जिनका स्वामित्व राज्य तथा कुछ व्यक्ति अथवा निजी क्षेत्र के पास होता है, मिश्रित क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। आधारभूत उद्योग, वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं, आधारभूत उद्योग की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता उद्योग, वे उद्योग जो मुख्यतः लोगों के उपयोग की वस्तुएं बनाते हैं, उपभोक्ता उद्योग कहलाते हैं। बड़े पैमाने के उद्योग हो गए उन उद्योगों को निजी जिनकी प्रत्येक इकाई में बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं और बड़ी मात्रा में वस्तुएं तैयार की जाती हैं, बड़े पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। छोटे पैमाने के उद्योग होंगे वे उद्योग जिनमें कम संख्या में श्रमिक काम करते हैं और जिनकी लागत पूंजी 30 करोड़ रुपए तक होती है, छोटे पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। ग्रामीण उद्योग हो गया, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य उद्योग जिनके उत्पाद मुख्यतः स्थानीय क्षेत्रों के खप जाते हैं और ग्रामीण उद्योग कहलाते हैं। कुटीर उद्योग, वे उद्योग जिनमें शिल्पकार प्राय लकड़ी, हाथी दांत, बेत, पीतल, सोना, चांदी, पत्थर आदि वस्तु पर काम करते हैं, कुटीर उद्योग कहलाते हैं। भारी उद्योग, वे उद्योग जिनका कच्चा माल, तैयार माल दोनों ही भारी और अधिक स्थान घेरने वाले होते हैं, इस कारण उन्हें स्थानीयकरण में यातायात में खर्च में एक प्रमुख कारक है, भारी उद्योग कहलाते हैं। खनिज पर आधारित उद्योग, वे उद्योग जिनमें खनन से प्राप्त पदार्थ को संशोधित किया जाता है, खनिज पर आधारित उद्योग कहलाते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण हो गया, स्वामित्व के आधार पर उद्योग को 4 वर्गों में बांटा जाता है: एक निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र और मिश्रित क्षेत्र। उद्योग को प्रमुख कार्यों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है: एक आधारभूत उद्योग हो गया और एक उपभोक्ता उद्योग हो गया। उद्योग को आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: छोटे पैमाने के उद्योग और एक बड़े पैमाने के उद्योग। ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर विनिर्माण उद्योग को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है: कृषि आधारित और खनिज आधारित। उद्योग को उत्पाद स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जाता है: कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग, खनिज उत्पाद पर आधारित उद्योग। उत्पादन की किस्म के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा जाता है: प्राथमिक उद्योग और गौण उद्योग और तृतीयक उद्योग। बिहार के प्रमुख उद्योग और कारखाने कौन कौन से हैं? जैसे रेशम उद्योग हो गया भागलपुर, कटिहार, मनोहरपुर, पूर्णिया। चमड़ा उद्योग मोकामा, गया और दीघा। उसके बाद लाह उद्योग पूर्णिया और गया। शराब उद्योग मुंगेर, मरोड़ा, मानपुर, पटना और उर्वरक उद्योग बरौनी। खनन उद्योग औरंगाबाद। तंबाकू उद्योग मुंगेर, आरा, गया, बिहार शरीफ, लखीसराय, बक्सर, डुमरा, मानपुर, दलसिंह सराय और अयोध्यागंज। सीमेंट उद्योग बंजारी, डालमिया नगर। जूट उद्योग कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, चंपारण, सहरसा, पूर्णिया। कंबल उद्योग पूर्णिया, औरंगाबाद, गया, मोतिहारी। रबर उद्योग जामीरा, पटना, गया, मुजफ्फरपुर। बर्तन उद्योग हो गया बीटा, सीवान। बर्तन उद्योग हो गया बीटा और सिवान। बीड़ी उद्योग जमुई, झाझा और बिहार शरीफ। हथकरघा उद्योग हो गया भागलपुर, मधुबनी और बिहार शरीफ। उद्योग पटना। सूती वस्त्र हो गया गया, बिहार शरीफ, मोकामा, मुजफ्फरपुर, डुमराव, भागलपुर, मधुबनी, किशनगंज और बिहार शरीफ। कांच का उद्योग बरौनी में है, भवानी नगर पटना में है और हाजीपुर में। प्लाईवुड हाजीपुर में। लाख जो है गया पूर्णिया में। पटाखा जो है पटना सिटी में। बटन जो है मेहसी में। सिंदूर जो है लखीसराय में। कांच जो है पटना में। चीनी जो है बहुत जगह। भोजपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर। मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, डालमिया नगर, वैशाली, सुगौली, वारसलीगंज, सासामूसा, मझोलिया, बेतिया, छपरा, गुरारू, लोहट, हसनपुर, लौरिया आदि प्रमुख है। कागज उद्योग समस्तीपुर, पटना, बरौनी, दरभंगा, डालमिया नगर। वनस्पति उद्योग डालमिया नगर। प्रमुख कारखाने हो गया स्कूटर्स फतुआ हो गया, इंजीनियरिंग एंड बैगन मोकामा हो गया, बाटा हो गया मोकामा, चाय इंडस्ट्री मुंगेर हो गया, बंदूक इंडस्ट्री मुंगेर हो गया, पटाखा फैक्ट्री पटना सिटी हो गया, पहिया रेल पहिया बेलापुर छपरा हो गया, इंजन मरम्मत हो गया जमालपुर, और ये कारखाना है मधेपुरा में इलेक्ट्रिक इंजन बनाने का। राज्य सरकार के अधीन उद्योग हो गया बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, बिहार स्टेट हैंडलूम पावरलूम हैंडीक्राफ्ट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। प्रमुख चावल मिलें हैं जैसे कि चंपारण, आदापुर, मलातू, रक्सौल, कोटवा, सिकटा। पश्चिमी चंपारण में हो गया रामनगर, नरकटियागंज, चनपटिया और रोहतास में हो गया नासरीगंज, नोखा, दियारा, विक्रमगंज आदि। मधुबनी हो गया एक झंझारपुर, मधुबनी, जयनगर हो गया, अररिया हो गया, फारबिसगंज, जोगबानी हो गया, सीतामढ़ी, जनकपुर और बैरगनिया हो गया। दरभंगा में दरभंगा, कतरास और किशनगंज में किशनगंज, ठाकुरगंज। इसके अतिरिक्त गया, मुंगेर, बक्सर,
दाऊदनगर, नवीनगर, बिहार शरीफ, जहानाबाद और सासाराम, मानपुर आदि स्थानों में भी चावल दाल मिलें हैं। तेल मिल बिहार में लगभग 500 तेल मिलें हैं, जिनमें से अधिकांश गया, पटना, बेगूसराय, मुंगेर में है। बड़े उद्योग बिहार झारखंड बंटवारे के बाद अधिकांश बड़े उद्योग झारखंड में चले गए और परिणाम स्वरूप वर्तमान बिहार में बहुत कम बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं, जिसमें कि विकसित आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण बिहार में बड़े उद्योग स्थापित नहीं किए जा सके हैं। बिहार में स्वीकृत बड़ी औद्योगिक इकाई कौन कौन सी है, तो देखो कौन कौन सी बड़ी औद्योगिक इकाई बिहार में स्वीकृत है। तो देखो यहाँ पर रिफाइनरी बनस्पति तेल है, दुर्गावती कैमूर भभुआ में प्रस्तावित है। सीमेंट इंडस्ट्री कर्मनाशा भभुआ में, और क्राफ्ट पेपर का औद्योगिक क्षेत्र विकास केंद्र गिद्धा आरा में। 60 लीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवन संयंत्र में 2 मेगावाट क्षमता का सह उत्पादन क्षेत्र गोपालगंज और राजपट्टी कोठी राजपट्टी। चीनी मिल है हसनपुर सीतामढ़ी। चावल मिल जो है वो है रामबाग बक्सर हो गया। पैथ निर्माण हो गया तो विक्रमपटना में। पे निर्माण इकाई विक्रमपटना में खोली जाएगी, ये बड़ी इकाई है पे निर्माण इकाई विक्रमपटना। सीमेंट हो गया औरंगाबाद, पे निर्माण इकाई विक्रमपटना। उद्योग विहार विभाग बृहत उद्योग में हो गया, जैसे देखो गैस पाइपिंग चंपारण वैशाली भोजपुर पूर्णिया। वेजिटेबल हो गया मुजफ्फरपुर समस्तीपुर। राइस मिल हो गया रोहतास गया। रोलर फ्लावर मिल पटना सिटी दरभंगा आरा। बिस्कुट उत्पादन हाजीपुर मुजफ्फरपुर। एडिबल ऑयल आरा और रोहतास।